हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? हमारा उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे ना। तो हम लोग क्लास चालू स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले एक बार रिवीजन करके देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे और क्या आगे पढ़ना था हम लोगों को बाकी रह गया था। तो हमने भी आज हम लोग पढ़ने के लिए बताए थे अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने कल पढ़ाया था कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट वो भी एक शासन का एक भाग ही था, लेकिन वो जनसंख्या अधिक होने कितनी लोग जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर कितने लोग का ग्रुप बनकर, कितने लोग समूह बनकर एक कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका बनाते हैं और कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। लेकिन आज वो आधार ना होकर हम लोग दूसरा आधार लिए हुए हैं। और कल एक बात और पढ़े थे, विधि का शासन और विधि द्वारा शासन। और उसके साथ ही और हम लोग कल पढ़े थे कि जैसे धर्मतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, प्लूटोक्रेसी क्या होती है और लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र का वो छोटा मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम नहीं डिस्क्राइब नहीं किए थे, लेकिन टाइम मिले तो हम लोग उसको डिस्क्राइब में करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो उस आधार को देखते हुए हम लोग केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर, जैसे क्या होता है कि हम लोगों ने कल इस आधार विभाजित किया था, एक हम लोग परिप्रेक्ष्य ले सकते हैं वहाँ पर कि केंद्र और राज्य न देकर वहाँ पर एक शासन और लोगों के बीच के संबंध के लिए हम बात किए थे कि कौन कौन शासन और लोगों के बीच का जो कानून बनाते हैं, कानून का जो क्रियान्वयन करते हैं, वो कौन कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत, कौन कौन लोग से शासन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज हमने केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर विभाजित किया हुआ है। ये कौन कौन से आते हैं? देखिए, पहला है कॉन्फेडरल सिस्टम, परिसंघात्मक प्रणाली। दूसरा संघात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। तो ये 3 प्रकार हुए। और दूसरी हुई कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर। हमने क्या कहा कि कल हमने पढ़ा शासन और लोगों के बीच का, शासक और लोगों के बीच का संबंध, जो सरकार होती है, सरकार के लोगों के बीच का संबंध, जो कि कौन से नियम, कौन से कानून द्वारा कि नियम और कानून क्रियान्वयन किस नियम द्वारा किया जाता है। और वहीं आज हम लोग पढ़े केंद्र और प्रांत। जैसे कि जानते हैं कि जैसे कोई भी देश हो, जैसे भारत ही है, भारत में चाहे अमेरिका हो, तो अमेरिका भी क्या है 50 राज्यों में बटा हुआ है। एक अमेरिका है, लेकिन वो अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ विकेंद्रित है। और उसके साथ ही प्रांत भी क्या हुए, अलग अलग नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत में अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। उसी तरह से जब बढ़ने के बाद क्या होता है कि शक्ति बनाने के लिए, हम उससे पहले क्लास में लिए थे, कहते कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर क्या हुआ था कि कार्यपालिका और विधायिका, जैसे न्यायपालिका हम बताए थे कि शासन के 3 अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हम लोग जैसे कार्यपालिका काम क्या है और विधायिका का काम है, तो हमने बताया था विधायिका सिर्फ काम है, उनका वर्क है कि सिर्फ विधि बनाने का काम है, उसका काम बस विधि बना देना और विधि के अनुसार देश को, राज्य को अच्छी तरह से संचालित करना कार्यपालिका का काम है। तो उस आधार पर हमने उसे 2 भागों में बांटा। पहला संसदीय संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। इसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम समझते हैं केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर। पहला परिसंघात्मक प्रणाली, ये क्या कहता है, जिसमें केंद्र का न तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि केंद्र का कोई महत्व नहीं होता है, जो भी हो। जैसे कि पहले क्या था, अमेरिका को हम देखें, जैसे मान लिया अमेरिका है देश, ठीक है, अमेरिका को देखें तो अमेरिका को देखें तो अमेरिका क्या था, अमेरिका क्या है 50 राज्यों में विभक्त है। लेकिन हम लोग देखें तो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो सिर्फ 13 राज्यों को ही अमेरिका कहा जाता था। लेकिन 13 राज्यों को अमेरिका कहा जाता था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे एक समझौता हुआ उन राज्यों के बीच, और अंततः उन समझौते के बाद क्या हुआ, वो समझौते के बाद क्या हुआ, जितने भी स्टेट थे वो सभी एक राज्य, सभी स्टेट मिलकर समझौता कर एक राष्ट्र के अंतर्गत, एक केंद्र के अंतर्गत आ गए, जिसे हम अमेरिका कहने लगे। और एक समझौता हुआ था राज्यों के बीच, उसी का आधार कहा जा रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या था, केंद्र का कोई निश्चित अस्तित्व नहीं था, वो सिर्फ अधिक केंद्रीकरण का था, राज्यों का महत्वपूर्ण शक्ति राज्यों के अंतर्गत थी। और दूसरी बात,
राज्य एवं केंद्र के बीच समझौते, लेकिन राज्य चाहे तो परिसंघ से अलग हो सकता था। अगर चाहते कि अगर वो चाहे कि राज्य चाहता तो परिसंघ से अलग हो सकता था, राज्य चाहता तो केंद्र से अलग जब चाहे तब हो सकता था। लेकिन अब ये अमेरिका, अब इससे कहते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, मतलब कि अविनाशी राज्य, मतलब कि एक अविनाशी राज्य मतलब कि एक राज्यों के बीच समझौता है लेकिन विनाशी संघ, ये संघ कभी भी विनाश हो सकता है। ये पहले क्या था, अमेरिका जो था इसी का भाग था, एक परिसंघात्मक कंट्री था, लेकिन अब इसे एक संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत आ चुका है। और दूसरी बात, अब दूसरा देखेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली, जैसे कहा गया है कि एक परिसंघात्मक प्रणाली जो है इससे थोड़ा कम लचीली है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र राज्यों की आपसी में समझौते के तहत निर्मित होती है, और लेकिन राज्यों के संग अलग होने का फैसला नहीं कर सके। जैसे क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच दोनों को भी समझौता होती है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी समझौता हुआ था, लेकिन संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र को न देकर अधिक से अधिक, जैसे कानूनी शक्तियाँ जो है विधि बनाने की शक्ति है, वो केंद्र को न देकर केंद्र अपने राज्य का अधिक शक्ति नहीं बनाएगा, राज्य अपने लिए अपना खुद कानून बनाएगा। किसमें था? परिसंघात्मक प्रणाली में था, कॉन्फेडरल सिस्टम में था। लेकिन संघात्मक में, फेडरल सिस्टम में क्या है कि स्वतंत्र राज्य आपसी समझौते के तहत इसमें समझौता होता है, लेकिन केंद्र से राज्य चाहे कि हम अलग हो जाएं, और केंद्र से राज्य चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकते। इसलिए हम इसे कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। और दूसरी नंबर 3 है। तो अब हो गया यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक प्रणाली। केंद्र को महत्व मिलता है और प्रांतों को नहीं। जैसे कि कहा जाता है कि एकात्मक में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक शासन के अधीन पूरा सत्ता का, पूरी कानून का, पूरे विधि का केंद्रीकरण हो जाना, हम उसे क्या कहते हैं? एकात्मकता। तो केंद्र के महत्व मिलता नहीं, प्रांतों की महत्व इसमें कम हो जाती है। और इनके पास क्या होता है, राज्यों के पास अधिकार नहीं होते उनके पास, और केंद्र चाहे तो उनके सीमा में, उनके नाम में, उनके राज्य, चाहे राज्यों को शक्तियों को सीमित कर सकता है, चाहे उनके नाम में बदल सकता है, उस राज्य को पूर्ण तरह से समाप्त भी कर सकता है या किसी में विलीन भी कर सकता है। केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमा में, नाम में बदल सकता है एवं राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। मतलब नष्ट में होता है कि किसी राज्य को, एक जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश हुआ और बिहार हुआ, तो क्या उत्तर प्रदेश बिहार को मिला सकता है? चाहे पहले बंगाल था तो बंगाल से अलग हुआ उड़ीसा, बिहार, तो वो सब पहले एक बंगाल के ही भाग थे। तो चाहे तो केंद्र चाहे तो उस राज्य को एक साथ मिला भी सकता है और इसे अलग अलग भागों में बांट भी सकता है। इसे हम कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तब हम देखें, फिर आगे देखते हैं हम लोग किस परिसंघात्मक और संघात्मक में क्या समानताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। चलिए, तो ठीक है, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक हमने देख लिया कि जिसमें केंद्र का महत्व, जिससे परिसंघात्मक में क्या होता है, केंद्र का महत्व नहीं होता है। संघात्मक में क्या होता है, उससे थोड़ा कम लचीली होती है, जो कि आपसी समझौते निर्मित होती है, लेकिन इससे राज्य अलग नहीं हो सकता। और एकात्मक में क्या होता है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस हम लोग देखते हैं, ऐसा देश है जहाँ पे एकात्मक प्रणाली देखने को मिलती है। क्योंकि केंद्र महत्व प्रांतों का नहीं होता, केंद्र को महत्व मिलता है, प्रांतों को नहीं मिलता। क्या होता है कि यहाँ पर संसद का, जैसे ब्रिटेन में संसद बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहां पर केंद्र चाहे तो प्रांतों में, उनके सीमा में, उनके नाम में कटौती कर सकती है। और वहीं संघात्मक जैसे कि अमेरिका हुआ, हमने पहले कहा था एक देश था पहले यूएसएसआर, जैसे रूस, पहले हम आज के समय से रूस कहते हैं, जो ये सर आगे जो यूएसएसआर जो 1992 में अलग अलग भागों में टूटा, एक क्या था, एक परिसंघात्मक था, एक परिसंघात्मक देश था, जो कि बाद में अलग अलग भागों में टूट कर एक देश बन गए, जैसे काजाकिस्तान, काजाकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान,
तो ये सब क्या हुए, यूएसएसआर के भाग थे। उसी तरह से अमेरिका भी क्या था, एक परिसंघात्मक प्रणाली का भाग था, कॉन्फेडरल सिस्टम का भाग था। तो हम क्या कहें कि अमेरिका जो था 13, शुरुआत में अमेरिका 13 राज्यों से मिलकर बना था, लेकिन आज के समय यहाँ पर क्या है 50 राज्य हैं। वो धीरे धीरे वो एक समझौता करते हुए राज्यों के बीच, और एक देश अंत 50 राज्य का पूरी सम्मिलित हो गई और अंत में अमेरिका देश बना, जो कि बाद में जाकर एक संघात्मक प्रणाली बना। जो कि पहले क्या था, अगर राज्य चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता था, लेकिन आज के समय एक फेडरल कंट्री है जिसके जहां पर राज्य अमेरिका से, केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। तो अब फिर देखते हैं हम आगे एक से। तो हमने देखा कि परिसंघात्मक एवं संघात्मक प्रणाली का समानता है। तो समानता देखते हैं हम लोग। ये समानता एक चीज है कि राज्यों के अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच समझौता होता है। हमने क्या कहा कि परिसंघात्मक और संघात्मक में क्या होता है कि राज्य का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर राज्य चाहता है तो केंद्र में भी रह सकता था, केंद्र से बाहर, मतलब संघ से बाहर भी हो सकता था। तो एक क्या होती है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों में देखने को मिलती है कि राज्य की महत्व अधिक होती है। और दूसरी बात, राज्य और केंद्र का महत्व शक्तियों का दायित्व का वितरण होता है। मतलब शक्ति और दायित्व, मतलब कि उनका क्या शक्ति है, क्या मतलब अधिकार और कर्तव्य है, क्या उनका दायित्व बनता है एक सरकार होने के चलते, एक नागरिक होने के चलते। तो देखा जाता है कि जो सरकार है चाहे राज्य है, वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और दोनों का दायित्व क्या होता है, अलग अलग भागों में बांटा होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची देखेंगे भारत संविधान में, तो क्या होता है कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची बना हुआ है। तो केंद्र और राज्यों के बीच भागों में, अलग अलग भागों में उनके कर्तव्य और दायित्व, चाहे उनका अधिकार और दायित्व बांटे गए हैं। और और तीसरी बात, संविधान की सर्वोच्चता। हम इसमें क्या होती है कि संविधान सबसे सर्वोच्च होता है, मतलब जुडिशियल जो होता है सबसे सर्वोच्च देखने, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होती है, वहां पर सर्वोच्च देखने को मिलती है। और साथ ही साथ संविधान के साथ साथ वहां की न्यायपालिका, मतलब कि जुडिशियरी जो है, वो सर्वोच्चता वहां पर देखने को मिलती है, जो कि एकात्मक प्रणाली में देखने को नहीं मिलती। कहने का तात्पर्य है कि हमने कल कहा था कि जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, तो इन सब देशों में संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। चाहे संविधान की सर्वोच्चता कहें, चाहे हम लोग न्यायपालिका की, जुडिशरी की सर्वोच्चता कहें, इन दोनों देशों में देखने को सर्वोच्चता मिलती है। वहीं अगर हम लोग ब्रिटेन की बात कर रहे थे, तो ब्रिटेन में क्या होती थी, यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका होती है, चाहे संविधान की सुरक्षता जो है वहां पर उतना देखने को नहीं मिलती। पहली बात तो लिखित संविधान होकर लिखित है, क्योंकि परंपराओं के द्वारा विकसित हुआ है। और दूसरी बात कि इनकी जो शक्ति है सबसे अधिक ब्रिटेन में, वो संसद के पास होती है। हमने एक एग्जांपल के तौर पर हमने ये भी बताया था कि ब्रिटेन की संसद के पास इतनी शक्ति है कि एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है। और आगे देखते हैं, ये तो हुआ परिसंघात्मक और संघात्मक में विशेषताएं। और तीसरी बात, एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं देंगे। पूरे देश के लिए एक ही सरकार काम करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं ब्रिटेन में, चाहे फ्रांस में एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस में। तो क्या होती है, पूरे देश के लिए एक ही सरकार, केंद्र की सरकार ही काम करती है। ऐसी नहीं कि केंद्र की सरकार होने का मतलब ये नहीं कि जैसे मतलब ब्रिटेन हुआ तो हम लोग एक सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं होती है। अब इसका मतलब केंद्र सरकार करी, इसका मतलब नहीं कि इसके निचली सरकार, मतलब कि निचला स्तर का सरकार कोई नहीं होती। राज्य स्तर की सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। वो अपने केंद्र से स्वतंत्र नहीं हो सकती, अपने क्षेत्र से, अपने अधिकार से बाहर होकर कार्य नहीं कर सकती। तो केंद्र के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है, जो कि कहा जाता है पूरे देश में क्या होता है, केंद्र की सुरक्षा देखने को मिलती है। और छोटी प्रशासनिक इकाई, हम जैसे कह रहे हैं अभी, छोटी प्रशासनिक इकाई होती है, लेकिन उसे केंद्र के नियंत्रण में ही काम करना पड़ता है। जैसे हम कहें कि केंद्र के बाद छोटी इकाइयां होती हैं, लेकिन उसे केंद्र के नियंत्रण में रहकर ही काम करना पड़ता है। और तीसरी बात देखते हैं, न तो संविधान का उतना महत्व होता है, न ही न्यायपालिका का, जैसे कि देखने को मिलती है हम लोग को परिसंघात्मक या संघात्मक प्रणाली में। वहां पर क्या होती है, जैसे कि एकात्मक में क्या होता है कि न तो संविधान का उतना महत्व होता है और न ही न्यायपालिका की। जैसे कि एग्जाम्पल हम तौर पर बताएं कि ब्रिटेन का संसद का एग्जाम्पल यहाँ पर शक्तिशाली सबसे अधिक होती है। तो ये हुआ हमारा एकात्मक का विशेषता है और परिसंघात्मक विशेषता है। ये इतना हम लोग का एक टॉपिक खत्म। और देखते हैं हम लोग दूसरा, एक दिए थे संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। तो हम इसको देखते हैं, संसदीय प्रणाली क्या होता है।